नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए छत्तीसगढ़ में। अब ये बात चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार, दो अनार कई बीमार। दरअसल जो मंत्रिमंडल के लिए सीमा तय की गई है कि किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल में 15% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में अभी एक पद तो पहले से खाली था। अब एक जो मंत्री हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है और जिनके जीत की संभावना है, तो ये माना जा रहा है कि दो पद यहाँ खाली होंगे। तो उसके लिए कई दावेदार जो हैं वो कई दिनों से चर्चा में है। पहले एक नाम होता था, पर लोकसभा की टिकट जब बृजमोहन जी को मिली तो लोगों को लगा कि एक और जो है केंद्र में यदि मोदी सरकार बनती है तो बृजमोहन जी सांसद बनते तो उनकी अपनी सीट उनको खाली करना पड़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में अब चुनाव हो चुके हैं और लगातार इस पर बातचीत चल रही है कि अब जो है निगम मंडलों में अध्यक्ष के साथ साथ जब 4 तारीख के बाद परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद 2 लोगों को मंत्री पद का मौका मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री जो रहे हैं पूर्व में या विधायक हैं, वो लगे हैं कि किस तरह से उनके आजू बाजू के लोग कि किस तरह से वो मंत्रिमंडल में आएंगे। पर बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री का चयन किया, उसको देखते हुए कोई ये बहुत नहीं कह सकता दावे के साथ कि ये आदमी बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम या जो चेहरे थे वो धराशायी हो गए। हालांकि माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस मंत्री पद का आधार बनेगा। इसे देखते हुए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार को अच्छी लीड दिलाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी थी। साय की कैबिनेट में अभी 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा सहित 12 मंत्री हैं। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, लखन देवांगन ये शामिल हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। 13वां मंत्री लोकसभा चुनाव के बाद बनाने का फैसला लिया गया था। बृजमोहन चुनाव जीत जाते हैं तो 2 मंत्रिमंडल में मौजूदा जो आधार पर अधिकतम 2 विधायकों की एंट्री जो है कैबिनेट में हो सकती है। कैबिनेट मंत्री बनने की रेस में विधायक जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह, लता उसेंडी के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व हर बार लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर नज़र रखे हुए हैं। हर विधायक के बारे में यह जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वह अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है। तो ये तो विधायकों की सक्रियता है, पर मंत्रिमंडल में केवल इस बात पे नहीं होगा कि किस जगह से कितने वोट हासिल किए। सवाल ये भी होगा कि जातिगत समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है। तो हम इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता किरण बघेल जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और शशिकांत साहू जो मेरे सहयोगी हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शशि, चलो हम आपके पास चलते हैं, आप ग्राउंड जीरो पे हो। आप बताओ कि अभी जो कुछ, अब तो चुनाव यहाँ ख़त्म हो गए, अब 4 तारीख को वोट गिनती हो जाएगी। अभी से जो अलग अलग मंत्रियों के बंगले में आपने देखा, जो पूर्व मंत्री हैं उनके यहाँ किस तरह की भीड़ लग रही है, किस तरह से लोगों की आवाजाही है, क्योंकि लोग जो हैं बहुत तेज़ होते हैं। जिनको काम होता है वो सत्ता के सब गलियारों को जानते हैं और वो पहले से ही जाके हाजिरी में लग जाते हैं। तो अभी किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है, किस तरह की चर्चा है, अंदर खाने में क्या बात हो रही है? बिल्कुल सर, देखिए लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हुआ और 3 चरणों के चुनाव जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट जो सीएम साय की कैबिनेट है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 4 जून को जैसे ही नतीजे सामने आएंगे उसके बाद कभी भी जो है सीएम साय की कैबिनेट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो मंत्रिमंडल है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, चूंकि एक मंत्रिमंडल जो मंत्री पद है उनका सीट पहले से खाली है। अब इसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। लोकसभा का चुनाव लड़ाने के बाद जो बृजमोहन अग्रवाल है वो लोकसभा में चले जाएंगे तो उनका सीट भी खाली हो जाएगा। ऐसे में 2 जो मंत्री के पद है वो खाली हो जाएंगे तो 2 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इसमें लंबी फेरिस्त है, लंबी लाइनें हैं। इस जो 2 मंत्री मंडल की जो
पद खाली होंगे उसके लिए काफी लंबी लाइन है, जिसमें अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूनत, इसके अलावा धर्मलाल कौशिक, इसके अलावा रेणुका सिंह, वो भी उनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि जो केंद्रीय स्तर के जो केंद्रीय नेता है उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और जो जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिनके विधानसभा में रिजल्ट अच्छा आएगा, उन्हें जो है मंत्री पद से नवाजा जाएगा। जिसके लिए हमने देखा लोकसभा के में जो विधायक है और जिस क्षेत्र से विधायक है वहां जो लोकसभा के प्रत्याशी है, इसके अलावा जो नेता है, उनकी वहां अधिक से अधिक रैली हो सके, उनकी अधिक से अधिक उनके क्षेत्र में जाना हो सके, इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो भी लगातार देखने को मिली। अब जिस तरह से जो नाम सामने आ रहा है, ये जो नाम है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में शामिल करने के अलावा जो अभी मौजूदा मंत्री है उनके जो प्रभार है, उनके प्रभारों में भी जो है फेरबदल किया जा सकता है। इसके अलावा बात यह भी सामने आ रही कि जो मंत्रिमंडल अभी बना हुआ है उस मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी देखने को मिल सकता है और नए विधायकों को उस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रेणुका सिंह का भी आना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जब सीएम पद की घोषणा की गई थी उसके बाद से वे कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, चूंकि सीएम पद पर जो है उनका नाम काफी चर्चा में रहा था, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था। उसके बाद से वे काफी नाराज चल रहे थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए राजेश मूनत है, अजय चंद्राकर है, अमर अग्रवाल है, धर्मलाल कौशिक है, धर्मजीत सिंह है, ये भी ऐसे बड़े नाम है जिनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बड़ा अनुभव भी इनके पास है, तो निश्चित तौर से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं जोरों से चल रही है, जो चर्चा तेज है। और हर बार हमने देखा था कि जो बीजेपी के केंद्रीय नेता है वो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हालांकि हम जो आकलन लगाते हैं उस आकलन से हटकर जो नेता है उन्हें जो अलग अलग पद दिए जाते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की बात की जाए, विष्णुदेव साय को बैठाया गया, दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो निश्चित तौर से हर बार जो चौंकाने वाले नतीजे जो रिजल्ट बीजेपी के द्वारा आता है, चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, तो इस बार भी कोई चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। जी, तो ठीक कह रहे हो कि चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। हम किरण बघेल जी के पास चलते हैं, क्योंकि मामला बीजेपी का है। तो अभी इस तरह की बात चाहिए कि अभी चूंकि निगम मंडलों में भी बहुत सारे लोगों की नियुक्ति होना है, और अगर सब कुछ जैसा बीजेपी चाहती वैसा हुआ तो 2 पद जो खाली हैं उन 2 पदों के लिए भी जो है मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। तो किरण जी, ये चर्चा पब्लिक में है, हम नहीं जानते कि संगठन के स्तर पे इस पर क्या बात हो रही है। हम ये भी नहीं कवायद लगा सकते, क्योंकि राजस्थान में पहली बार के विधायक को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने चेहरे हैं उनको एक तरफ किनारे करके शिक्षा मंत्री जो हैं वो मोहन यादव को बाद में बना दिया जाता है जातिगत समीकरण में। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो रेस में बड़े बड़े चेहरे दिख रहे थे वो पीछे हो जाते हैं, और जो है यहाँ पर एक अलग तरह से साई जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अभी बीजेपी के अब चुनाव तो निपटे कल ही, तो किस तरह का बातचीत का दौर है या लोग इस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। जो डिस्कशन ही स्टार्ट हुआ तो उसमें आपने स्टार्ट किया कि 2 सीट बच रही है या 2 मंत्रियों की सीट बची हुई है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये मान के चल रहे हैं आप कि 1 सीट कांग्रेस हार रही है रायपुर की, और बृजमोहन जी को आपने पहले ही विजय घोषित कर दिया था। ये जी किरण जी, मैं नहीं, बृजमोहन जी को जो जानते हैं ना, सुनिए ना, बृजमोहन जी 8 बार के जीते हुए विधायक हैं, और बृजमोहन जी के बारे में जो लोग भी जानते हैं उनको अगर व्यक्तिगत रूप से लोग जानते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बृजमोहन जी के साथ लोगों के अपने रिलेशन हैं और बृजमोहन जी का अपना पीआर है। तो मुझे लगता है कि बृजमोहन जी, और जो यहाँ पे चुनाव हो रहा था वो इसलिए नहीं हो रहा था कि बृजमोहन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो कितने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे इस बात को लेकर यहाँ पर पूरी बातचीत जो है जनता के बीच में, चूँकि हम पत्रकार हैं तो हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो किसी को ये डाउट नहीं है कि बृजमोहन जी नहीं जीतेंगे, ये है कि क्या वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये बात हो रही है। तो इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुभाष जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बात बिल्कुल ही जग रही थी कि हम ये रायपुर की सीट जीती हुई मान के चल रहे थे।
रही बात नए बहुत इको हो रही है सुभाष जी, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से जी। कहूंगा कि वो देखें इसको। तो बात यह है कि इनकी नियुक्ति की बात करें सुभाष जी, तो हमारी केंद्र नेतृत्व विष्णुदेव साय जी की सरकार एवं संगठन तीनों संयुक्त रूप से मिलकर इस बात का निर्णय लेंगे। और भाजपा चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसकी ताकत और खूबसूरती यही है कि यहाँ जो फैसले लिए जाते हैं संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। और यहाँ एक सरपंच से पंच से सरपंच बनने वाला व्यक्ति उसके बाद विधायक बनता है, केंद्र में मंत्री रहते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। वहीं एक चाय वाला प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्ति की जाती है। वहीं एक बूथ अध्यक्ष श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं भाजपा के। तो भाजपा की ये ताकत और खूबसूरती दोनों है कि आम कार्यकर्ता को बड़े से बड़े पद में उनकी योग्यता के हिसाब से मौका दिया जाता है। तो इसी बात को अगर हम ध्यान रखते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और इस प्रकार लगातार चौंकाने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं पार्टी के द्वारा, नए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, जाति समीकरण को ध्यान दिया जा रहा है, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर उस आधार पर सोचे तो भाजपा में 54 योग्य चेहरे हैं, सभी जीत के आए हैं, सभी योग्य हैं। और अगर समीकरण की बात करें तो किसी न किसी के आधार पे हो सकता है चूंकि एक जो मंत्री पद होता है वो रायपुर राजधानी के चारों सीट में से एक सीट तो किसी मंत्री को दी जाती, तो हो सकता है चारों सीट में से कोई एक मंत्री बन जाए, चारों विधायकों में से कोई एक मंत्री बन जाए। वहीं अगर जाति समीकरण की बात करें तो साहू जी के नाम प्रमुखता से आ रहा है। वरिष्ठ की बात करें तो अजय चंद्राकर जी भी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। मूढ़ जी को भी कभी अनुभव हम दरकिराना नहीं कर सकते। महिलाएं भी एक से एक योग्य महिलाएं हैं और आपने तो रेणुका सिंह जी का नाम तो प्रमुखता से लिया ही। अगर हो सकता है नए चेहरे की बात करें तो बहुत से नए चेहरे भी हमारे पास हैं। तो ये संयुक्त कलेक्टिव निर्णय होगा सुभाष जी, इस पर कोई टीका टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। फिर भी मुझे लगता है बहुत ही योग्य, बहुत ही मुझे लगता है केपेबल पर्सन को इसका मौका दिया जाएगा। क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है तो संयुक्त कलेक्टिव जो डिसीजन होगा उस पर मोहर लगेगी और मुझे लगता है जनता को बहुत जल्दी एक योग्य और बहुत ही लायक मंत्री मिलेंगे। जी किरण जी, आपने ठीक बोला। अगर हम रायपुर की बात करें तो धरसीवा में अनुज शर्मा है जो बहुत लोकप्रिय चेहरा युवा हैं। अगर हम बात करें पुरंदर मिश्रा की तो वो सीए हैं और उनका भी एक जनाधार है और वो उड़िया समाज का नेतृत्व करते हैं। अगर मोतीराम साहू की बात करें तो वो साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज का अपना एक होल्ड है। तो इस तरह यदि हम रायपुर की बात करें तो जो रायपुर में ये भी लोग हैं जिन पर की बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम संभागवार देखते हैं तो बिलासपुर में हमको लगता है कि अमर अग्रवाल पर वहाँ पर बाकी लोग भी हैं जो अमर अग्रवाल तो पहले मंत्री बन चुके हैं। तो हो सकता है पार्टी इस तरह का भी सोच रख सकती है कि भाई बार बार हम लोगों को क्यों रिपीट करें, हम नई ताकत के साथ उभरें। जैसे आपकी पार्टी ने कि जिस तरह से अभी हमने देखा साझा में एक नए आदमी को चुनाव में लड़ाया और ईश्वर साहू वहाँ से जीत के आए। तो बहुत जगह बहुत तरह के प्रयोग जो है आप भाजपा ने किया है। बहरहाल चूँकि ये बातचीत है और बातचीत हो रही है तो शिल्पा जी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तो खैर भाजपा का अपना मामला है, पर जैसा कि किरण जी कह रही थी कि भाजपा में सब यूनानिमस रूप से लोकतांत्रिक तरीके से तय होगा, तो क्या आपको लगता है कि सरकार यूनानिमस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सबकी राय लेके चल रही है या लोग कहते हैं कि सरकार कहीं और से चल रही है? नमस्कार। देखिए ये बहुत ही हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता ऐसा कहते हैं कि हमारी जो सरकार है छत्तीसगढ़ प्रदेश की वो लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। ना तो इनके प्रत्याशी चयन लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, ना तो इनके मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चयन होते हैं। और आज जब कैबिनेट बनी है इनकी, साय सरकार की जो कैबिनेट बनी है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने आप देखिए जनादेश दिया था और इन्होंने पूरा मोदी के नाम का छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से जीत हासिल हुई, परंतु आज जनता यह जानने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश के स्थानीय मुद्दे पर यदि बातचीत होगी या समस्याएं होंगी तो क्या मोदी जी आकर उसे हल करने लगेंगे क्या? उसके लिए तो स्थानीय नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय मंत्री ही कार्य करेंगे। तो उनके नाम पर एक तो ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो किस प्रकार के लोकतंत्र
स्तर की बात करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता और जनता भी आज तक नहीं समझ पाई है। मुख्य बात है और स्पष्ट बात है कि ये जो साय सरकार है वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। केंद्रीय नेतृत्व इसमें हमारे दो की नीति से प्रदेश के सरकार को चलाने और मंत्रिमंडल को हैंडल करने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी रहता है। प्रदेश की जनता से हमारे दो वाली सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है, किसानों से कोई सरोकार नहीं है, ये हमने देखा है। महिलाओं से और युवाओं से किसी प्रकार का कोई सरोकार प्रदेश में और मोदी सरकार को केंद्र में अभी तक 10 साल में नहीं रहा है, क्योंकि बेरोजगारी जो चरम पर है, महिला अपराधों की बात होती है तो महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। महतारी वंदन योजना में प्रदेश में महिलाओं से ठगी और वादा खिलाफी जिस प्रकार से की गई है, जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, देश की करेंसी टॉप 10 एशिया की करेंसी से बाहर चली गई है, भुखमरी में हम सबसे आगे निकल चुके हैं आसपास के देशों से। तो इस प्रकार के जो आकलन सामने आते हैं तो अब हर वर्ग के व्यक्ति यही जान रहे हैं कि मोदी सरकार की वादा खिलाफी और प्रदेश में जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है वो भी वादा खिलाफी करते नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से ये रंग बदलते नजर आएंगे, क्योंकि ये चुनाव के चलते सत्ता के लालच में रहने वाले लोग हैं, सत्ता के लालच में चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आज की स्थिति सिर्फ कुटुंबल की स्थिति फिर से आ गई है। जैसे कि विधानसभा चुनाव में शिल्पा जी ये बताइए, आप तो कोंडा गांव से आती हैं, शिल्पा जी आप कोंडा गांव से आती हैं, तो कोंडा गांव में भी तो एक भाजपा की प्रमुख नेता हैं, आपने उनको नहीं कहा कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है? भाई आपके कोंडा गांव का नेतृत्व होना चाहिए कि नहीं बस्तर का? जी निश्चित रूप से वो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, परंतु उनके मंत्री पद का जो कार्यकाल था आप देख लीजिए, आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए हैं। तो जनता तो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए भी सोच में पड़ गई है कि किस प्रकार से जब वो पद में होते हैं, जब उनके पास पावर होता है, फिर भी वो विशेष उल्लेखनीय कार्य क्षेत्र में करते हुए नजर नहीं आते हैं। साथ ही जनता की परेशानियां जो होती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आज तक आप देखिए ओवरऑल प्रदेश की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास में एक भी हस्ताक्षर साय सरकार ने नहीं करवा पाया है। तो आप कागज दिखा दीजिए, मैं चुनौती देती हूँ, तो ये कागज नहीं दिखा पाते हैं। जो भी इसमें स्वीकृतियां हुई हैं वो भूपेश सरकार के दौरान हुई हैं। इस प्रकार की बातें जब सामने लोगों के सामने आ जाती है स्पष्ट तौर से, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से वादा खिलाफी वाली सरकार बनाते हुए नजर आती है। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि बात हो रही थी रायपुर सीट से इनके प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे, तो सपने देखने का अधिकार पर तो अधिकार एक तो सबका है, सपने देखने पर ही मोदी जी ने टैक्स नहीं लगाए हैं, अदरवाइज सब में जीएसटी लगाए हैं। दूध दही से लेकर स्टेशनरी सामान से लेकर के हर एक आटा दाल सभी में जीएसटी की मार से जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। तो सपने देखिए, इनको सपने देखने का अधिकार है, सपने देखने में टैक्स नहीं है, तो निश्चित रूप से आप सपने देखिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीट कांग्रेस लेकर आएगी और निश्चित रूप से प्रदेश के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। जी जी जी, तो आप शिल्पा जी बोल रही हैं कि सपने देखने का जो है अधिकार, अब इस पर टैक्स नहीं लगा है। तो एक मुझे कविता की लाइन याद आती है कि सपने तुम ना सजा लेना कि सपने टूट जाते हैं, और अपने तुम ना बना लेना, कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ कि अपने छूट जाते हैं। तो आजकल आज के आपके अपने लोग भी जो है छूट के इधर उधर गायब हो रहे हैं। तो चलिए हम बीजेपी की प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। किरण जी, शिल्पा जी अभी बहुत सारी बातें कह रही थी, और चूंकि ये हम कवायद की बात कर रहे हैं, एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि अगर मंत्रिमंडल होगा तो इसमें भी 2 जगह खाली होगी, और जैसे मेरे सहयोगी शशि कह रहे हैं कि हो सकता है जो मंत्री हैं वो भी हट जाएं, कुछ लोगों को ड्रॉप भी किया जा सकता है कि 4 महीने का परफॉर्मेंस, या उनके क्षेत्र में मान लो उनके विधानसभा क्षेत्र में यदि वोट का परसेंटेज कम होता है या पार्टी को वहाँ से बहुमत उस तरह से नहीं मिलता है, तो उनकी भी समीक्षा होगी। तो आपको क्या लगता है किरण जी? देखिए भाई साहब, जैसे तो मैं बता देना चाहूंगी किस प्रकार आप लोग का सीट डायरेक्ट शिल्पा जी
लगातार इनकी पार्टी ने सारे हारे के घोड़े को मैंने उतार दिया है। चाहे शिव दरिया की बात कर ले, रामचंद्र साहू जी की बात कर ले, और ट्रांसपोर्ट तो आप देख सकते हैं कितनी आप घोषणा हुई प्रत्याशी की, जीवन यात्रा की सीटें भिलाई तो उठाकर ले जाया गया। क्या किया कि आपके पार्टी में कोई नए चेहरे नहीं है कि हाल में डायरेक्ट के ऊपर फिर से पार्टी दाव लगा रही है। आप लोकतांत्रिक बात कर रही हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, आप लोकतांत्रिक होते हैं, तो नए लोगों को तो आपके यहाँ मिल रहे हैं। एक एक करके आपके नीचा भाजपा में कैंसिलर आपके नाम में ऑलरेडी फेल हो चुका है। आप कह रहे हैं कि विकास करेगी आपकी सरकार। हर साल छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है किस प्रकार खसोट छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा विभाग नहीं बचा था तो लैंड हर जगह माफी की तबीयत सरकार में, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। किरण जी, मैं 2 मिनट में आपको जोड़ रहा हूँ, मैं शशि के पास चलता हूँ। शशि, अभी जो कुछ बात सुन रहे थे आप, तो अभी हम फिर से किरण जी के पास चलेंगे। तो शशि, ये जो बहुत सारे नाम की बात हो रही है, इसमें ये भी मूल्यांकन हो सकता है कि किस क्षेत्र, जैसे अभी ये बात चल रही है कि 11 लोकसभा सीट में से हो सकता है कि कुछ जगह पर, जैसा कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम 11 की 11 जीतेंगे, पर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम 5 सीट जीत सकते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यदि आगे थे उन्हें पीछे कर दिया गया और जो है एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब लोकसभा मैं चुनाव तुमको जैसे यहाँ होगा, रोकूंगा। जितनी राजनीतिक समझ हम लोग रखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जिस राज्य में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया हो और जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य हो, वहाँ पे सरकार इस तरह का कोई जल्दबाजी में फैसला लेगी, क्योंकि सरकार इस बात के लिए बड़ी पक्षधरता के साथ खड़ी दिखती है कि हमने एक नवाचार किया है, हमने राज्य में एक मुख्यमंत्री को यह अवसर दिया जो किसी ने नहीं दिया। क्योंकि अजीत जोगी का जब नाम आता था तो असली नकली आदिवासी की बात आती थी। तो इसलिए अगर ये बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि विष्णुदेव साय को इतने जल्दी वो कहेंगे, क्योंकि उनका वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनकी तारीफ़ की है और उनके मैनेजमेंट की तारीफ़ की है, तो उनको लेकर तो मुझे नहीं लगता। पर हाँ, 2 सीटें खाली होगी और हो सकता है कि कुछ मंत्री के क्षेत्र से जहाँ से वोट का कुछ परसेंटेज कम हो या परफॉर्मेंस की बात हो, उस पर बात हो सकती है। हम किरण बघेल जी के पास चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत में तारतम्य बिगड़ रहा था तो हमने रोका था। किरण जी बोलिएगा। सुभाष जी, वही कह रही थी कि जिस प्रकार पूरे हारे हुए घोड़ों पर कांग्रेस ने नाव लगाया इस बार की लोकसभा में, सारे पिटे हुए चेहरे को वापस मैदान पे उतारा। जिन चेहरे को जनता ने एक बार विधानसभा में नकार दिया था, उन्हीं चेहरे पे ऐसी कौन सी कारण रही है कि कांग्रेस को वापस उसी चेहरे पे दाव लगाना पड़े। चाहे शिव डरिया जी की बात करें तो वो आरंग छोड़ के जांजगीर चांपा में चले गए, ले जाया गया, मेरे ख्याल से यही कहना चाहिए। ताम्रध्वज साहू जी को जब जहाँ की दुर्ग की जनता ने नकार दिया, उन्हें महासमुंद सीट से उतार दिया गया। देवेंद्र यादव जी की बात करेंगे तो उनको इम्पोर्ट करके बिलासपुर ले जाया गया। तो कांग्रेस में आप देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि नए योग्य चेहरे नहीं है क्या, जो इन्हीं पुराने घिसे पिटे चेहरे पर, जिसे ऑलरेडी जनता ने नकार दिया, तो फिर उसी पर दाव लगाया जा रहा है। और शिल्पा जी कह रही थी कि विकास कर सकती है और जनता उनको फिर मौका देगी, तो 5 साल पर्याप्त मौका दिया गया था शिल्पा जी छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा। 5 साल छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटने का काम किया गया है आपकी सरकार में। एक भी विभाग ऐसा नहीं बचा था जिस पर घोटाले नहीं हुए। किरण जी, मैं आपसे एक रोकूंगा। आपकी क्या मजबूरी थी? आप पास तो बहुत बड़ी फौज थी। आपने अंबिकापुर में कांग्रेस से छोड़कर आपके यहाँ आए आदमी को, जिस पर कई आरोप भी थे, आपने उनको टिकट दिया। ये लोग भी तो ये बात बोल सकते हैं कि भाई, आप जब बीजेपी इतने बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इतने नेता थे, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप कांग्रेस के पूर्व विधायक को अपने यहाँ लाएं और उसको टिकट दें? सुभाष जी, 1-2 सीट का समझ आता है। वो ये आप जिनकी बात कर रहे हैं चिंतामणि जी की, तो वो बहुत योग्य चेहरे हैं और कहीं ना कहीं समीकरण, जो जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण कहीं ना कहीं अलाउ कर रहे थे उनको खड़ा किया जाए। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो आप लगभग सारी सीटों में देखिए, सारे हारे हुए नेताओं को उतार दिया गया है। और बिलासपुर में इतने सारे नए योग्य चेहरे या पुराने चेहरे होने के बावजूद दुर्ग से जो वर्तमान विधायक को हटाकर वहां ले जाया गया है। और अगर राजनांदगांव की सीट की बात करें तो ऑलरेडी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उनको फिर लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस।
कहीं ना कहीं एक तरफा किसी की वो चल रही है, बोलना चाहिए वन मैन शो, या किसी की हिटलरशाही चल रही है कि नए लगातार विवाद होने के बाद भी नए चेहरों को मौका नहीं दिया जा रहा है, योग्य चेहरे को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा है कि जितने नकारे लोगों को इनको टिकट दे दिया इनने, तो आप लोग तो सब 11-11 सीट जीत जाओगे। क्यों शिल्पा जी, आपने तो वॉकओवर दे दिया लगता है इन लोगों को। शिल्पा जी जो हमारे ख्यालों की बात करी थी, सपने की देखने की बात करी थी, मुझे लगता है ये सपने तो मेरे ख्याल से कांग्रेस देख रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो शिल्पा जी की पार्टी सजाए बैठी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही को रही, उनको भी सपने देख लिया दिया जाए। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार वापस आने वाली है, और कांग्रेस की बीजेपी से ज्यादा सीट लाएंगे, ये एकदम तथ्यात्मक बात बोल रही हूँ मैं। और आप डबल बातें कैसे करती हैं? एक तरफ तो आप बोलती है कि कांग्रेस में योग्य लोग नहीं है, योग्य नेता नहीं है, दूसरी तरफ आप लोग बोलते हैं कि एक ही सीट है, एक ही टिकट पाने के लिए इन लोगों में आपस में घमासान हो जाता है। तो ये दो बातें क्लैशेस होती है। जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार से झूठ पे झूठ बोल के, झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करके, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप चलिए, हमको लगता है कि किरण जी और शिल्पा जी, हम लोग थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन जीतता है और किसको मौका मिलता है, और भाजपा जो है किस तरह से अपना एनालिसिस करती है और अपने किस विधायक पर दांव लगाती है। ये तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।